BJP's hidden agenda. They're just taking unilateral decision which is not accepted by us. स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा। किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? वीर सावरकर का नहीं होगा तो क्या टीपू सुल्तान की वहां तस्वीर लगेगी? नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वीर सावरकर जिन्होंने देश के लिए काला पानी की सजा तक भुगती, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी वीर सावरकर पर कांग्रेस बार बार सवाल उठाती। अब एक बार फिर सावरकर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर समेत कई महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई। असेंबली हॉल में स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अंबेडकर, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बसवन्ना बागवाड़ी की तस्वीर लगाई गई। लेकिन सावरकर की तस्वीर लगाने से कांग्रेस आग बबूला हो। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता नेहरू और बाकी महापुरुषों की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक एजेंडा चला रही है। कांग्रेस का कहना यह कि और भी महापुरुष हैं जिनकी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा और अलग लोगों को लीडर है, मान नायक है, उनका भी लगा दीजिए। हमारा डिमांड इतना ही है। और सारे बहुत नेता हैं, उनका भी लगा, ये लोग देखना चाहिए, उनका इतिहास जानना चाहिए। So there has to be a discussion about this. You need to call in the opposition leader, you need to call the senior leaders, have a dialogue and come up with this. So our stand is, why not other people? Like how you have few of the portraits in Bangalore, in the Bangalore Vidhan Sabha. So in the Belgaum Vidhan Sabha, in Suvarna Sabha, we need to discuss about it. But they are just taking unilateral decision which is not accepted by us. This is the BJP's hidden agenda. They don't want to discuss healthy debates in assembly. So this type of agenda they will bring. I will tell you, not only this one, lot of peoples are there. They have sacrificed their life to nation. So that should be considered. कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस से सवाल पूछा और कहा कि सावरकर की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो क्या दाऊद इब्राहिम और टीपू सुल्तान की लगाई जाएगी। सुनिए। स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा। किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? देयर प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या टीपू सुल्तान की वहां तस्वीर लगेगी? वीर सावरकर तो कांग्रेस सावरकर को विवादित मानती है। कांग्रेस बार बार यह आरोप लगाती है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। कांग्रेस का आरोप यह कि स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर का कोई योगदान नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा, यह भी राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। तारीख 20 मई 1980। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को भारत का महान सपूत बताया। इसमें लिखा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम स्थान है। मैं यानी इंदिरा गांधी, उन्होंने लिखा कि मैं भारत के इस असाधारण बेटे की जयंती के शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलता की प्रार्थना करता। तो क्या आज की कांग्रेस क्या इंदिरा गांधी के बयान को झुठला सकती है? सावरकर पर कुछ भी बोलने से पहले कांग्रेस को क्या इंदिरा गांधी के लिखे इस खत को नहीं पढ़ना चाहिए था, याद नहीं करना चाहिए था? जिन सावरकर को लेकर कांग्रेस आज सवाल उठा रही है, उनकी रिहाई को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अब जरा आप ये सुनिए। तारीख थी मई 1920। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक था सावरकर बंधु। इसमें गांधी ने लिखा कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा दिया गया, लेकिन अब भी कई राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया। इसमें सावरकर बंधुओं का नाम है।
हिंसा का कोई भी अपराध उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ। तो क्या सियासी राजनीति के लिए, क्या सियासी फायदे के लिए कांग्रेस सावरकर के बलिदान पर सवाल उठाती है? सावरकर आजादी के नायक के साथ साथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी थे। ऐसे में आज के राष्ट्रवाद में सवाल उनका आपके सामने रखता हूं कि सावरकर से ऐतराज क्या दाऊद की फोटो लगानी है? यह सवाल जो बीजेपी ने पूछा। सवाल यह कि वीर सावरकर के नाम से कांग्रेस परेशान क्यों हो जाती? सावरकर हीरो हैं या विलेन हैं, लेकिन बलिदान पर सवाल क्यों उठाया जाता? इन्हीं सवालों को लेकर के अपने मेहमानों के बीच हम पहुंचेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर संगीत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही साथ हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। विद्या चौहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी से। और असगर खान हमारे साथ हैं, वकील। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत लोकेश जिंदल जी मैं करना चाहूंगा आपसे कि क्या वीर सावरकर का अपमान करना कांग्रेस का इकलौता चरित्र बच गया है कि जब मौका लगे तो यही बात कह दी जाए? देखिए, सावरकर जी से नहीं, हमें सावरकर जी की विचारधारा से आपत्ति है। सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। 1939 में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ लाइन किया और साथ में मिलकर सरकार बनाई। उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जो कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है इतिहास का। सावरकर का कहना था कि चूंकि सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म भारत में उपजे हैं, तो इसीलिए ये सभी धर्म भारत के हैं। और इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म जो भारत से बाहर उपजा है, भारत से बाहर उत्पन्न हुआ है, ये भारत का नहीं हो सकता। इसीलिए इस धर्म को मानने वाले भारतीय हो ही नहीं सकते। तो ये जो विचारधारा थी स्वतंत्र वीर सावरकर जी की, इसका जो हमेशा विरोध किया कांग्रेस ने कहा कि हर वह व्यक्ति जो इस भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है, जो इस भारत भूमि का नागरिक है, वो भारतीय है। उसका पूरा पूरा हक है भारत के प्रत्येक रिसोर्स पर। अब जो आपने तथ्य गिनाए सर, इतिहास में जाकर उनका काउंटर मैं आपको दूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि संगीत त्यागी जी बताएं। संगीत त्यागी जी, ये कांग्रेस का जो नोट अब लोकेश जिंदल सामने रखेंगे, सावरकर से दिक्कत नहीं, उनकी सोच की दिक्कत है। टू नेशन थ्योरी की बात कर दी गई उनके। हाँ, सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक तथ्यों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। पहली बात, सावरकर जी ने कभी भी टू नेशन थियरी की और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की है। एक, जिस 1939 की एक बात कह रहे हैं, जब वो प्रेस में छपा था तो अगले ही दिन सावरकर जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सफाई दिया था कि मैंने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की है जी। और वो हमेशा यूनाइटेड हिंदुस्तान, अखंड भारत की कल्पना सावरकर जी की कल्पना थी। जहाँ तक टू नेशन थियरी का सवाल है, आपको 1887 में बंधु दुर्भाग्य है कि हम हिंदू नायकों को गाली गलौज की भाषा में उनके बारे में जिक्र करना कांग्रेस की नई मानसिकता बन गई। मुझे याद है कि मैं 2009 में बसंत साठे जी से उनके घर पर मिलने गया था। वो गुड़गांव में रहते थे। सावरकर जी के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा और सम्मान थी। मैं 4 बार कम से कम अंडमान की उस जेल में गया हूँ और महाराष्ट्र की जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ पर, उनके लिए वह जेल नहीं है, वो तीर्थस्थल है। मराठी साहित्य के वो बंकिम हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। वो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी उन्होंने साथ दिया था। उन्होंने ऐसा नहीं कि उसका ये, और ये नहीं यदि आपको जानकारी है तो आप सिर्फ सर आप मूवमेंट में कहां से सावरकर अरे जी ने सर साथ आप दिया था? थोड़ा सा सुनिए तो सही, आपको? सुनिए तो सही। मैंने आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं अगले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि गांधी जी की वो अपनी इकलौती सोच की उपज थी, वो कांग्रेस की उपज नहीं थी। एक दूसरी बात, इसको यदि पढ़ना है तो आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही पुस्तक पढ़ लेंगे, जिसमें न नेहरू को पता था, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं पता था। और जब कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो उनको छुड़ाने की मांग करना और उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन देने का काम, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम जो है वो हिंदू महासभा ने ही किया था और पूरे देश भर में किया था। ये जानकारी मैं आपको दे दूं। ठीक है। ये प्रेस वार्ता करके उस समय जो है
वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी इसकी मांग की थी। मैं ये तो कह रहा हूं ये संगीत रागी आप जी, ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं, मैं एक बस छोटा सा जी। जो छोटा सा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, मैं इसको बार बार कहता हूं, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। ये इटली की महारानी जो इस देश में आई है, जो क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन महारानी जो है इस देश में एक नए नायक तैयार करती है। वो हाफिज सईद को नायक तैयार करती है, वो टीपू सुल्तान को नायक तैयार करती है। वो चूंकि कैथोलिक क्रिश्चियंस है, इसलिए हिंदू नायकों, अच्छा, हम हिंदू किसी सभ्यता पर से उनके डायरेक्ट मन अटैक में करने से बचेंगे एक- सर, हम लोग एक- सिर्फ एक- थॉट्स के ऊपर एक रहेंगे। स्वाभाविक एक घृणा हम है। किसी भी नहीं, बिना नहीं, नाम नहीं, लिए भी सुन किसी पर लीजिए। डायरेक्ट अटैक करने से बचेंगे हम लोग सर। नहीं नहीं, मेरा कहना मैं संगीत रागी इसलिए सिर्फ कह एक रहा है। हूं, मैं हाँ। इसलिए कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा जी। हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी के सत्ता में आने के पश्चात जी। कांग्रेस का ये नैतिक पतन और नैतिक गिरावट आई है। और चूंकि श्रीमती ठीक है, वो सोनिया राजनीतिक गांधी विश्लेषक होने के नाते आपका वामपंथियों विश्लेषण और वो हो सकता है सर, इस्लामिस्टों के संसर्ग में उसके लिए है, आप स्वतंत्र हैं। इसलिए इस लेकिन कांग्रेस मेरा का कहना ये इतना है सर, जो पतन आप हुआ है। इतिहास गिना रहे हो, लोकेश जिंदल मैं आप ही के पास में आ रहा हूं सर। इतिहास पढ़ना, इतिहास की मोटी किताबें पढ़ना किसी के इंटरेस्ट में हो या ना हो, मुश्किल काम है पढ़ना लिखना, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लोग ये तो याद रख सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी क्या कह चुकी हैं वीर सावरकर के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का वक्तव्य क्या था वीर सावरकर के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा वीर सावरकर के बारे में। यानी सारे वो लोग जो कि भारत के निर्माण में अग्रणी स्तर पे रहे हैं, वो सब लोग गलत हैं। खाली आज की जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स की परिपाटी खाली वही सही है। लोकेश जिंदल, देखिए, शौर्य और वीरता ये हर व्यक्ति दिखा सकता है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो बहुत अच्छी शौर्य और वीरता मेघनाथ और कुंभकर्ण ने भी दिखाई थी। लेकिन वो जिस विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, वे सत्य की तरफ थे या असत्य की तरफ थे, सही की तरफ थे या गलत की तरफ थे। लोकेश जिंदल, अच्छा मुझे ये बताइए, इस डिबेट की शुरुआत में श्रीमती इंदिरा गांधी का जो वक्तव्य मैंने बताया आपको, मुझे बताइए कि उनकी सोच कहां चली गई आपको थी। कि सावरकर की तुलना आप रावण से कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप सावरकर की तुलना आप रावण से कर रहे हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। हाँ, सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू समाज अकेला स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की कुवत रखता है। यदि मुसलमान हमारे साथ आते हैं तब भी ठीक, और मुसलमान हमारे साथ नहीं आते हैं तब भी ठीक। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता थी कि जब तक मुस्लिम समाज साथ नहीं आता, आजादी का आंदोलन हम नहीं लड़ सकते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होगी। और उनका जो अविश्वास था मुसलमानों के प्रति, वो आज भी सच साबित हो रहा है, क्योंकि 1947 में इन्हीं मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया। नहीं, प्रोफेसर संगीत रागी, इस बात को मैं रोकना चाहूंगा सर यहाँ पर। इस देश में किसी धर्म ने आकर देश को नहीं तोड़ा। वो कुछ सोच थी जो विभाजनकारी थी, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। उसको लेकर के अपने अलग अलग तर्क हो सकते हैं। मेरा सवाल सीधा वेदा चव्हाण आपसे रहेगा, बताइएगा कि सावरकर का विरोध किस बूते पर किया जाना चाहिए। इस बूते पर कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के सबसे जो लंबा समय था वो एक काल कोठरी में काटा, 13/7 की काल कोठरी में काटा। इस बूते पर कि उसने विदेशी जमीन पर जाकर भारत के लिए काम किया। इस बूते पर कि सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उनके समर्थन में खड़े रहे। विदय चव्हाण, हेलो, आप तक मैम आवाज आ रही है मेरी? मैंने आपकी जी, सब जी। चर्चा सुनी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आ रही है। जी जी, मैं बोलूं ना, देखिए आपकी मैंने जो चर्चा सुनी उसमें बहुत ही इस तरह से भटकाने वाली बातें हैं। क्योंकि आज का मुद्दा क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। और कहीं सावरकर की तस्वीर लगाना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, ये जो भाजपा की नीति है ना, इसका हम विरोध करते हैं। और पहली तो बात यह है कि सावरकर की तस्वीर इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जी के 6 बार खून करने का जो कटक कारस्थान था और गोडसे को जो तैयार किया था, उसमें सावरकर जी का हाथ था। ऐसा जी, सब जगह इस बात का एक सेकंड कम से कम 2000 मैडम, कम से कम 2018 का सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने भी निर्णय ये पढ़ लिखा लेते। है
तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, थोड़ा पढ़ लिख करके आया कीजिए। उसमें विद्या चौहान जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है, बोलिए। विद्या चौहान जी, रिक्वेस्ट मेरी है कि पैनल पे आकर की परसेप्शन की बातें ना करें, खाली कि जो देखा सुना ऐसा नहीं। भाई उनका वो अपना परसेप्शन है सर, 2018 परसेप्शन को अगर तथ्य से आप काट सकते हो ठीक है। उसका खून के कटकारस्थान में एक सेकंड विद्या चौहान जी, मनगढ़ंत बातें नहीं ना। थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया कीजिए। नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 2018 में ही आया है। पहले मुझे बोलने अमरेंद्र सरन ठीक है, एक सेकंड सर, अपनी बात पूरी कर रहे हैं। एक सेकंड संगीत रागी जी, विद्या चौहान अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं चलूंगा रतन शारदा जी के पास। विद्या जी संक्षेप में अपनी बात कीजिए, लेकिन मनगढ़ंत बातें नहीं मैडम, मनगढ़ंत बातें नहीं प्लीज। नहीं, आप बीच में क्यों रोक रहे हो? नहीं, अपनी बात आप पूरी कीजिए मैम, आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ। दाऊद की तस्वीर लगाने के लिए बोलेंगे। हम लोग ये कहते हैं, शरद पवार को बोलिए कि दाऊद की तस्वीर लगा करके अपने घर में रखें। ट्विंस टावर पे शरद पवार को कहिए हमला किया कि वो था, दाऊद की तस्वीर उसको अपने घर में पकड़ने का रखें। काम अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान में घुस के किया। मोदी सरकार अगर 8 साल के से सत्ता में है तो मोदी सरकार क्यों नहीं जाती है? दाऊद क्यों पकड़ नहीं सकती है? इतनी हिम्मत नहीं है? अरे घर में कोई कम दाऊद थोड़े खड़े किए हैं आप लोगों ने। अच्छा ठीक है विद्या चौहान, मैं वापस मूल मुद्दे पर आ जाऊंगा। एक से दूसरा मुद्दा, दूसरे से तीसरे मुद्दा, तीसरे से चौथे मुद्दे पर हम लोग नहीं भटकेंगे मैम। आपने जो पहले बात कही, और वो एक बड़ा तबका है जो इस बात को आजकल गुनगुनाता घूमता है कि भाई सावरकर ने ऐसी साजिशें रची कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की उन्होंने कोशिशें की। मैं चाहूंगा रतन शारदा इस बारे में आप जवाब दें कि जो तथ्य गढ़ा जा रहा है, क्या इन्हीं गढ़े हुए तथ्यों के आधार पर विरोध हो रहा है? आपने देखिए, आपने एक इंदिरा जी का कोट दिया, मैं आपको एक और कोट देता हूं, फिर बताऊंगा किसका है। Profoundly as we disagree with politics, Savarkar showed the old fire in him when he took up the thoughtless challenge thrown to Hindu Mahasabha by the government of Bihar and obtained a resounding victory at Bhagalpur. With such Stafford Cripps, he crossed swords which the former will never forget. किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू के पत्र नेशनल हेरल्ड ने 1942 में। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू की विचार थे सावरकर के बारे में। अब ये क्विट इंडिया काफी कहते हैं, अगर आप एटली का बयान पढ़े तो स्पष्ट कहते हैं कि हमको क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। हम तो नेवल म्यूटिनी 1946 और INA के विरुद्ध जो केस चले लाल किले के अंदर, उसके विरुद्ध जो जनमत जागा, उन चीजों से डरकर हमको लगा कि अब आजादी देनी जरूरी है, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप चाहे तो मिस्टर दे की किताब है जिसके अंदर ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स की पूरी हिस्ट्री है, मेरे पास किताब पढ़ी है, मैं लोकेश जिंदल जी को रेफरेंस देने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल ये होता है कि सारी की आर्गुमेंट पिछले कुछ साल से लगातार, ये 1 साल से सावरकर गलत, सावरकर को गाली गलौज सारा इन्होंने किया। कर क्यों रहे हैं प्रश्न है, क्योंकि ये सारे आर्गुमेंट हो गए। गांधी जी ने भी इसी प्रकार के भाषा का उपयोग किया था, ब्रिटिशर्स को लिखा था। नेहरू जी के पिता ने नेहरू के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था, नाभा के महाराजा को पोस्ट 18 जून 1914 एब्सोल्युटली रिफ्यूजिंग टू वर्क 10 days क्रॉस बार फेटस इम्पोज्ड। ये सावरकर जी की महानता, उनकी जिद आजादी के लिए हमको दिखाती है। उन्होंने कितने क्रांतिकारियों को उन्होंने इंस्पायर किया, इसके बारे में जितना मर्जी आप पढ़े कम है। अभी मैं आता हूं कि अब ये 1975 साल में अचानक ये बातें क्यों उठ रही हैं। कारण ये है कि ये सरकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुयाम में जो लोगों ने हिस्सा लिया था उसको बाहर लाके लोगों को बता रही है। हमें पता था क्या कि मानगढ़ के अंदर 100 साल पहले 1300 भील गोलियों से उड़ा दिए गए, उसका स्मारक कब बन रहा है, उसका कहीं उल्लेख नहीं था। कहीं बिरसा मुंडा का उल्लेख नहीं था, कहीं मामा तात्या का उल्लेख नहीं था। कहीं पर आपको INA के अंदर पहले प्रधानमंत्री जो प्रमुख बने वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने हिस्सा लिया था? नहीं, वो जाके हिटलर से मिले थे। उनको आप देशद्रोही कहेंगे, उनका उन्होंने गलत किया था, आप नहीं कह सकते। इसी प्रकार एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो जो विचार आपको पसंद नहीं उसको आप नरक में डालने की बात करेंगे। ये कौन सी फाशिस्ट एक और मैं तथ्य चाहूंगा, छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा संगीत रागी जी आपसे, उसके बाद चलूंगा फिर शिवम के पास। आजाद एक सेकंड रतन शारदा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। 1921 के अंदर संगीत रागी जी, आजादी के 19 साल बाद 1966 में वीर सावरकर का निधन होता है, वो भी तब जब वो आमरण अनशन अपना शुरू करते हैं। मेरी जानकारी में जितना मैंने पढ़ा, वो इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके पास आजाद भारत में जिनके खिलाफ झूठा केस चलाया गया, केस गलत साबित हुआ तो सरकार को फिर माफी मांगनी पड़ी। ये कसक तब से लगातार चलती आ रही है वीर सावरकर के खिलाफ। देखिए मैं आपको बताऊं कि सावरकर जी को बाइज्जत रिहा किया गया था। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है,
दूसरी बात, जिस जस्टिस जीवन की एक रिपोर्ट है वो मूलतः एक कांग्रेस की रिपोर्ट है और उसमें भी सावरकर जी को कहीं से भी दोषी नहीं ठहराया जा सका था। ये कांग्रेसियों को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया था कि जस्टिस जीवन कपूर के जो रेफरेंस है सावरकर का उनको हटाया जाए जी। तो बोबडे उस समय जस्टिस बोबडे उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक अमरिंदर शरण जी को एक एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त किया और बाद में वो जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में बहुत क्लियर टर्म्स में कहा गया है कि सावरकर ये हटाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनको दोषी उसमें ठहराया ही नहीं गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। की तरफ से जो क्लीन चिट लगातार मिलती है, उसका जवाब मैं लोकेश जिंदल आपसे लूंगा, जवाब तैयार रखिएगा। 2 सेकंड और अपनी बात कर दूं। एक और प्रश्न मैं पूछूंगा। आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए 1857 की 100वीं वर्षगांठ इसी दिल्ली में मनाई जा रही थी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित किया गया था और सावरकर जी को भी आमंत्रित किया गया था। जो पत्र लिखा है नेहरू जी ने, जो जिनके तरफ से इनविटेशन गया था उस कमेटी के, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा जी, उनके लिए नहीं, मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा वहां पर जाना, इसलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो एक ऐसे महान सपूत के बारे में मैंने कहा तो कांग्रेस, ये कांग्रेस जो है ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है, ये इटली की नेशनल है। मैं लौटूंगा आपके पास सर, मेरे पास दर्शकों के लगातार लाइव चैट में रिएक्शंस भी आ रहे हैं पूरी कांग्रेस। और शिवम, एक दर्शक का जो रिएक्शन है उसके ऊपर मैं सवाल पूछना चाहूंगा। दर्शक कह रहा है कि कुछ लोग उस तोते की तरह व्यवहार करते हैं जिसे सिर्फ पता होता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है, मतलब क्या है, ये नहीं पता। और यही हाल वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के लोगों का हो चुका है। देखिए, मुझे लगता है सावरकर पर पहले तो आपने शुरुआत में काफी सारी चीजें दिखाई, उसके बाद संगीत रागी जी ने और रतन शारदा जी ने भी काफी सारी बातें कही। मुझे लगता है इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस खुद कांग्रेस गवर्नमेंट के ही हैं। अगर अपने ही नेताओं को ये समझ लें तो इस तरह से गालियां ना दें, लेकिन एजेंडा है उसको लगातार बढ़ाना है। जैसा कि रागी जी ने कहा कि इटालियन कांग्रेस अब हो चुकी है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ पीछे लेकर चलता हूं। जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री होते थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक बार नेहरू जी की कॉरिडोर में से, संसद के कॉरिडोर में से तस्वीर हटा दी गई थी जी। कहते मैंने उस बात पर सवाल किया और वो तस्वीर मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन वो तस्वीर वहां पर लग गई वापस। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि आप मतलब सावरकर की तस्वीर नहीं लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे? 1910 से लेकर 1937 तक एक व्यक्ति जेल में रहा अप्रोक्सीमेटली 27 साल, जिसमें से 10 साल अप्रोक्सीमेटली काला पानी की सजा रही। मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति इस पूरी आजादी की मूवमेंट में बता दीजिए, मतलब 1857 से लेकर 1947 तक का कोई एक आदमी मुझे ऐसा बता दीजिए जिसको 2 जिंदगियों की सजा मिली हो और काला पानी इतना लंबे समय रहने के बाद ये सब चीजें। अगर उनकी भी पार्लियामेंट में तस्वीर नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? लेकिन कांग्रेस के राज में इस देश के सेनानियों के साथ, इस देश के लिए लड़ने वालों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। भगत सिंह जी को 2 अलग अलग केसेस में बुक किया गया था, एक कर्नल सैंडर्स को मारने में और एक असेंबली में बम गिराने में। असेंबली को बम गिराने में उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, उनको जब सजा हुई थी तो वो आजादी के बाद रिहा हुए। रिहा होने के बाद बिहार गए तो 3 महीने तो उनको यह साबित करने में लग गया था इन लोगों के सामने कि मैं ही बटुकेश्वर दत्त हूं। मुझे लगता है कि ये नेहरू परिवार का महिमा मंडन और पर्टिकुलर कुछ लोगों का महिमा मंडन करते 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 इस देश के इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम शायद सेलिब्रेट ही नहीं करते, क्योंकि पहले पुस्तकें इस तरीके से बनाई गई, फिर चीजें इस तरीके से बनाई गई। आज जब 2014 के बाद से चीजें हुई हैं और लगातार इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप तमाम लोगों की बात ही नहीं करते हैं, आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात नहीं करते हैं, आप चाटेगर बंधु की बात नहीं करते हैं, आप इसके अलावा नेताजी सुभाष बोस की बात नहीं करते हैं। हम आईएनए का एग्जाम्पल तो सबसे पहले जानते हैं। इससे पहले जब तक 2014 तक इस देश में सरकारें रही, आईएनए को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो बात बहुत साफ है, जो नैरेटिव इस देश में 58 साल सरकारों में रहकर गढ़ा गया था उसको बदला जा रहा है और जिनका ड्यू है उनको दिया जा रहा है। मेरा मानना है जो अंधा है उसको तो शायद आप लेजर वेजर करके उसको दृष्टि दे सकते हो, लेकिन जो अंधा होने का ड्रामा कर रहा हो और अपने नाना जी, अपनी दादी जी, अपने पिताजी, इन सब की चिट्ठियां ना मान रहा हो, मुझे लगता है उसको। असगर खान, मैं यही सवाल लेकर के आऊंगा। शुरुआत में 2 बयान मैंने दिखा दिया आपको। श्रीमती इंदिरा गांधी का बयान क्या था सावरकर, वीर सावरकर के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बयान क्या था वीर सावरकर के बारे में। चर्चा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितना भरोसा जताया, उन्होंने कहा कि इन्हीं की सोच है कि लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं हमारे साथ आकर खड़े होने के लिए, देश के लड़ने के बारे में। उस सावरकर से बैर क्यों किया जा रहा है? देखिए आनंद भाई, बिल्कुल भी कोई बैर नहीं है जी। सबसे पहले तो जो भी यहाँ हिंदुस्तान का बाशिंदा है
सिटीजन है, वो हमारा भाई है, दोस्त है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन ये कि अगर ये बात देखी जाएगी, मैं सिर्फ आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 मिनट सब सुन लें आप पूरा, कि उन्होंने मुल्क की खूबसूरती में कितने 4 चांद लगाए, इस चीज को देखना जरूरी होगा। बहादुरी का सबसे बड़ा तमगा होता है कि बहादुर हमेशा बहादुर रहे। मैं 2 लाइन सिर्फ पढ़ रहा हूं उनकी। सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अच्छा, असगर खान साहब, देखिए ऐसी चिट्ठी, जिस चिट्ठी का जिक्र शुरुआत में राहुल गांधी ने किया था, उस चिट्ठी के बाद में कई सारी चिट्ठियां और सामने आई हैं, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, लेकिन उस पर लंबी बहस हो चुकी है। ये उनकी चिट्ठी है असगर खान साहब, उस पर लंबी बहस हो चुकी है। मैं आप चाहूंगा कि आप एक बेहतर व्यक्ति होने के नाते चर्चा को आगे लेकर के आए। मैं आगे चलिए। आज के दिन अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई फैजाबाद, गोरखपुर में, और अशफाकुल्ला को फैजाबाद में। उनकी उम्र भी 27 साल थी। आप तो इस उम्र की बात कर रहे हैं कि उनको उम्र कैद हुई, किसी को डबल उम्र कैद हुई। क्या डबल उम्र कैद और उम्र कैद जिनको बाद में बरी कर दिया जाता है वो ज्यादा है, या जिनके गले में फांसी का तो सर डाल दिया जाता है? वो भारत के हीरो हैं, इस बारे में कोई किसी को शंका नहीं है ना? किसी ने कोई शक किया असगर खान साहब कि वो नहीं है भारत के हीरो? किसी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कभी कम किया क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस है उल्टा जो उनके बारे में बात नहीं करती। आइए, आपने अशफाकुल्ला की कर्नाटका में और राम प्रसाद बिस्मिल की ठाकुर रोशन सिंह की लगवाई है। अच्छा ठीक है असगर खान साहब, आपकी बातों को मैं बाकी पैनलिस्ट के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि लोकेश जिंदल काफी देर से जवाब देने के लिए बैठे हैं। लोकेश जी बताइए जरा, अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो चुकी, वीर सावरकर को लेकर के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या कहा, वो सारी बातें हो चुकी। अब बताइए कौन सी सोच है, जो सोच ना इंदिरा गांधी को समझ में आई, जो सोच ना सुभाष चंद्र बोस को समझ में आई, जो सोच ना महात्मा गांधी को समझ में आई, लेकिन आज की कांग्रेस सोच रही है, समझ रही है उस सोच को और नफरत करने को तैयार है। देखिए, यहाँ पैनलिस्ट ने जो भी तर्क दिए, उनकी राजनीतिक समझ जो है वो इनएडिक्वेट रही हिस्ट्री को पढ़ने में। कि अगर हम सावरकर जी की बात करते हैं, उन्होंने 27 साल जो जेल काटी, वो इसलिए काटी कि वो एक असैसिनेशन बिड, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व थे। उसी तरह से भगत सिंह, जो भी व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट, किसी को मारने का या क्राइम करता था, उसके लिए उन्हें जेल दी जाती थी। एक सेकंड लोकेश जिंदल जी, अपनी बात आप पूरी करें, उसी बीच में एक छोटा सा कुछ चीजें मैं याद दिला देता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने जो कहा था, मैं एक बार दोहरा देता हूं अपनी बात पर, आप फिर दोबारा सोचिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेल में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा मिला। अभी भी कई ऐसे कैदी हैं जिन्हें छोड़ा नहीं गया, इसमें सावरकर बंधु का नाम शामिल है, और सावरकर बंधुओं के खिलाफ अपराध का कोई भी मामला सिद्ध नहीं हुआ। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक समझ कमजोर है उनकी, बाकी सब कमजोर है। आप समझिए, जब सावरकर जी, एक सेकंड असगर खान साहब एक एक करके सर, एक एक करके आनंद भाई, एक आधा मिनट, असगर खान साहब एक एक करके, पहले लोकेश जिंदल सर बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा सर। दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएंगी चीजें। देखिए, जो असैसिनेशन भारत में हुआ था, उसकी जो पिस्तौल थी वो इंग्लैंड से लाई गई थी, जिसमें सावरकर जी का हाथ था इन्वेस्टिगेशन के तहत, जिसके तहत एक ट्रायल हुआ था मामला, और सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी जी। 1937 में जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, उस समय जितने भी राजनीतिक प्रिजनर्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें काला पानी के प्रिजनर्स थे। इस पर गांधी जी ने कहा था कि सावरकर जी खुद जो है राष्ट्रभक्ति में थे, राष्ट्रभक्ति आस्था रखते थे, इसीलिए उन्हें भी निकाला जाए। ये तो कांग्रेस की उदारता थी। लेकिन मैं इसमें मैं सावरकर जी की देशभक्ति पर एक सेकंड, अब जो मैं परसेप्शन की बात से शुरुआत में कर रहा था ना, परसेप्शन कैसे गढ़ा जाता है अपने आप में, उसका उदाहरण मैं आप ही के साथ मैं दे रहा हूं सर। आप एक सेकंड सर, इंदिरा गांधी का कोट मैं रिकोट कर देता हूं उनके लिए, जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के आजादी के आंदोलन में अहम स्थान है। इंदिरा गांधी कहती हैं कि वो भारत के इस असाधारण बेटे की जयंती के शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलतापूर्वक प्रार्थना करती हैं। अब बताइए लोकेश जिंदल, जो आप आज मुझे कह रहे हैं, मैं उसको मान के चलूं
देखिए, कि जो आर्यन लेडी इंदिरा गांधी कह गई थी, मैं उनकी बात को मान के चलूं, उनका कम से कम अनुसरण तो आप कर लीजिए सर। जो उनकी विचारधारा थी वो देश में बहुत गलत, ये लाइन बहुत गलत, असाधारण थे। हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू। हाँ मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, ये बार बार जो इस देश में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, मैं इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन सिर्फ चरखे से आजादी आई है जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अगर कर्नल सैंडर्स को मारा तो क्या इस देश में उनकी आजादी में उनका हिस्सा नहीं है? अगर असेंबली में बम गिराया गया तो क्या उसका हिस्सा नहीं है? अगर मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह शुरू किया तो उसका हिस्सा नहीं है? चौरी चौरा में जो हुआ, मैं कहता हूं आप उसको अलग तरीके से व्याख्या कर दीजिए, लेकिन इस देश के जो लाखों लोग उसमें जुटे, क्या उसका हिस्सा नहीं है? ये कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कांग्रेस साथ नहीं देती थी। कांग्रेस ने तो बहुत सारी चीजें की, कांग्रेस ने तो 46 में सरकार बना ली थी यूनियन जैक के नीचे जाकर। इससे मतलब नहीं है मेरे देश की आजादी में एक एक व्यक्ति का, जिसका खून गया, जिसकी जान गई, जिसने जेलों में अपनी जवानी बिता दी, उसको ये यहाँ कर ये कहते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनको नहीं। असगर जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। संगीता, प्रोफेसर संगीता कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सीधा असगर खान आपके पास में आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड संगीता के साथ आ रहा हूं, असगर खान जी आपके पास, सीधा आपके पास। मुझे बहुत दुख हो रहा है और हैरानी हो रही है कि लोकेश जी कांग्रेस के नेता हैं और सावरकर को कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल केस। दूसरी बात उनको बता दूं कि उनको जेल से रिहा जो है वो 1921 से ही बाहर करे। वो रत्नागिरी में 1 ढंग से वो हाउस अरेस्ट की तरह थे वो, और वो वहाँ पर सोशल सर्विसेज कर रहे थे, जिसकी प्रशंसा गांधी जी ने भी की थी। यदि सावरकर के सोशल रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो मेरा ही आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वो पियर्सन से छपा है। और सोशल रेवोल्यूशन जितना उन्होंने, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जितना उनके जितना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सोशल वर्क किया है, उसकी प्रशंसा अंबेडकर जी ने भी की है और गांधी जी ने भी उनकी प्रशंसा की है। तो ये तो आप मत कहिए कि 1937 से पहले जो है वो 1937 में तक उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, वो सोशल वर्क वहां पर कर रहे थे पहले से ही। सीरीज में भी रागी साहब सुनिए, असगर खान साहब एक एक करके प्रोफेसर संगीता की अपनी बात पूरी करें, मैं आपके पास आ जाऊंगा सर। मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, अगले 10 सेकंड में आपके पास में आ रहा हूं। देखिए साहब, हाँ, सावरकर जी के 2-3 बातें बहुत जिसको कहते हैं बहुत उन्होंने स्पष्टवादी थे, और वो गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने, गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए ताकि मांस की इतनी प्रचुरता हो कि मुसलमान गाय की तरफ गाय खाना बंद कर देंगे। तो गांधी जी की तो यह भी सोच थी, सावरकर जी ने इसका विरोध किया। अब जो ये तुष्टीकरण की जो मानसिकता थी, इस तुष्टीकरण के मानसिक, गांधी जी का कहना था कि जब तक मुसलमान साथ नहीं होते हैं, आजादी की कीमत हमको बड़ी लंबी चुकानी पड़ेगी, आजादी हमको मिल जाएगी। सावरकर का कहना था मुसलमान साथ आए तब भी सही, न साथ आए तब भी सही, हिंदू समाज यदि संगठित होगा तो हम आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे और हम अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। हिंदुओं का हित उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जैसे अंबेडकर के लिए पूरी आजादी की लड़ाई में। लोकेश जिंदल ने शुरुआत में कही थी कि सावरकर की उस सोच से में दिक्कत है जहां वो धर्म के आधार पर बांटने की बात करते। देखिए, धर्म के आधार पर लोकेश जिंदल ने शुरुआत इसी बात से की। देखिए तो तब तो लोकेश जिंदल को यह भी बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जो हिस्से पाकिस्तान बने, क्या वो धर्म के आधार पर नहीं है? और एक और बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं। मुसलमानों ने कहा कि, जिन्ना ने कहा हम आपके साथ नहीं रह सकते। हमारे उस समय के नेताओं ने यह जिद किया कि नहीं, हम रह सकते हैं, इसलिए मुसलमानों के यहां रहने दो। और उस रखने के लिए, मुसलमानों को रखने की जिद में आज फिर से भारत उस कगार पर पहुंचा है कि जहां सरतन से जुदा के नारे लगते हैं और वही इस्लामिक राष्ट्र एट्रोसिटी को लेकर के सर हम लोग धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मुसलमान यहाँ रहे, ये देश पूरी तरीके से उनका था, लेकिन आज की तारीख में करना चाहता हूं जी, नहीं, अगर यहाँ पर सावरकर जी की बात को लेकर कांग्रेस के नेता इतने बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स के बारे में बाबा भीमराव अंबेडकर की क्या राय थी और वो क्या सोचते
थे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के बुक में उन्होंने लिखा है, उनकी राइटिंग्स में है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो इस देश में रहते हैं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं कह रहा हूं कि चर्चा इस बारे में नहीं कि भारत में मुसलमान का क्या औहदा है, नहीं, हम लोग मान के चलते हैं इस बारे में। अंबेडकर जी ने भारत के मुसलमानों के बारे में यही कहा है जो सावरकर जी ने कहा था, तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर एक दो तरफा क्यों चलते हैं वो, फिर एक ही लाइन हो सबके लिए। ठीक है, एक सेकंड, मुझे असगर खान साहब, एक सेकंड, असगर खान साहब, देखिए, अगर आपके नाम के आखिर में मैं साहब लगा बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में ऐसी बात की जाती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं असगर खान साहब, अगर दोबारा हुआ तो मैं चर्चा से आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। सर, अगर दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ इस मंच पर असगर खान साहब, तो मैं सिर्फ आपको चर्चा छोड़ने के लिए कहूंगा। सर, नहीं, सिर्फ शब्दों की मर्यादा रखते हुए आपको वैचारिक मतभेद जितना करना आप कर सकते हैं, शब्दों की मर्यादा के बाहर नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे 10 सेकंड देंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, रतन शारदा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अम्बेडकर ने बनाया है, असगर खान, भाषा कैसी है? असगर खान अपनी बात आप पूरी कीजिए बस संक्षेप में। असगर खान संक्षेप में, उसका मैं चलूंगा विद्या जी के पास। और आपके बीच दीवारें खड़ी रहे, हाँ, हमारे और आपके बीच हमेशा दीवारें खड़ी रहे, ये सिर्फ ये सोच है इनकी। तो अंबेडकर जी भी ऐसा ही चाहते थे। अंबेडकर जी ने तो कहा कि हिंदुस्तान के मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय इस्लाम ने किया, इस्लाम के मानने वालों ने किया। ये भी गलत कहा। उन्होंने यह कहा कि जो उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम एक कॉरपोरेशन की तरह है जिसमें ब्रदरहुड जो है वो इस्लामिक ब्रदरहुड है, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करता है। ये भी उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशें हो चुकी है हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता लाने के लिए। दो मेहमानों के पास में काफी देर से नहीं जा पाया, पहले उनके पास उसके बाद में वापस आप लोगों को हो ही नहीं सकता है। विद्या चौहान, मैं छोटा सा सवाल आपसे ये है कि अगर सावरकर की सोच को लेकर के आज की कांग्रेस को दिक्कत है, तो बताइए इसके पहले जो हमारे महापुरुष सावरकर की तारीफ करके गए हैं, उससे इत्तेफाक क्यों नहीं कांग्रेस को? क्योंकि वो हिंदुस्तान से थे। का जवाब देखिए, सावरकर जी 1909 के पहले के सावरकर जी और 1909 के बाद के सावरकर जी, इसमें बहुत बदलाव आया था। उन्होंने गांधी जी का द्वेष 1909 के बाद इतना शुरू किया कि गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को किस तरह से खत्म करना चाहिए, इसकी साजिश उन्होंने रची थी। विद्या जी, कहाँ की बातें हैं मैम? ये कहाँ की बातें हैं जो पहले आपने बातें करी, मैंने फिर वही कहा, कहाँ डॉक्यूमेंट है चीजें? मनगढ़ंत बातें मैम मैं इस मंच पर जगह नहीं दे सकता। मनगढ़ंत बातों को मैम मैं माफी के साथ इस मंच पर जगह नहीं दे सकता। आप चर्चा के लिए बुलाते हैं और बोलने नहीं देते। नहीं, विद्या जी, अपनी बात आप पूरी रखिएगा, लेकिन मनगढ़ंत बातों को मैम मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा, इस मंच पर मैं जगह नहीं दे सकता। तथ्य के तौर पर तारीख बताकर, डॉक्यूमेंट बताकर आप जो कहना चाहे कहिए। आपने सावरकर की तस्वीर लगाई, कल आप गोलवलकर की लगाएंगे। ये आरएसएस का कोई योगदान नहीं था आजादी में। अच्छा, ठीक है, ऐसे लोगों की ठीक है। रतन शारदा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड सर। रतन शारदा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन शारदा जी 10 सेकंड आपके पास सर। रतन शारदा जी संक्षेप में बात पूरी कीजिएगा जी। रतन शारदा जी, बेमतलब इन्होंने संघ को भी घसीटा। इस समय डिबेट संघ के रोल पे नहीं हो रही। मैं कह सकता हूँ मैंने पूरी किताब लिखी है, लेकिन ये तथ्य के ऊपर झगड़े में जाना नहीं चाहता कि संघ ने जो क्या सबको पता है। अरे भैया बोलने दीजिए ना, एक सेकंड विद्या जी, पता है। रतन शारदा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मुद्दे पे वापस आता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर की तस्वीर लगनी चाहिए, नेहरू की लगनी चाहिए, गांधी की लगनी चाहिए और किसी की नहीं। अम्बेडकर को अरे बहन जी बोलने दीजिए ना। अरे बहन जी, आपको टोका नहीं मैंने। अम्बेडकर जो कहते हैं अम्बेडकर और गांधी की तस्वीर लगनी चाहिए, भूल गए कि कांग्रेस ने अम्बेडकर जी को कभी भी इलेक्शन जीतने दिया, प्रयत्न पूर्वक हराया। अम्बेडकर को कैबिनेट से तंग होकर वोट नहीं मिला, जो उनकी ताकत थी इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उनको वहां से रिजाइन करना पड़ा और उनको इलेक्शन में कभी कांग्रेस जीतने नहीं दिया। दूसरी बात, अगर तस्वीरें लगाने की बात कर रहे हैं, टीपू सुल्तान जयंती कांग्रेस ने कर्नाटक में किस रूप से शुरू की, क्यों शुरू की? और तीसरी बात कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये आज गोवा लिबरेशन डे है। गोवा लिबरेशन 1961 में हुआ। 1947 से लेकर 1961 तक गोवा का लिबरेशन क्यों नहीं हुआ? लाखों भारतीय जेल में क्यों रहे?
नेहरू जी ने उनको उसकी आजादी के लिए लड़ने वाला का विरोध क्यों किया, इसका उत्तर कांग्रेस को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा जी। क्योंकि उसके लेकिन अंदर डिबेट कई में मैं लोगों ने उत्तर नहीं ले अपनी पाऊंगा जानें सर, समय गंवाई। मेरे पास बहुत सीमित है, मेरे पास आखिरी 40 सेकंड बचे हुए हैं। लोकेश जिंदल, मैं सर एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे, इस बात से वाकिफ है कि भारत में आजादी का पहला आंदोलन कब हुआ था? राहुल गांधी सही है, एक सेकंड बस सवाल है। लोकेश जिंदल, जानते हैं कि पहला आंदोलन आजादी का कब हुआ था देश के अंदर? पहली क्रांति कब हुई थी इसके अंदर? इनके लिए तो वसुदेव बलवंत फड़के जी, इन्होंने जो है सबसे हाँ। पहली क्रांति की थी। हाँ, तो उसके बाद में बहुत मैं सारे माफी के साथ आंदोलन लोकेश जिंदल आपको रोकना चाहूंगा, मैं जवाब पूरा नहीं ले पाऊंगा वक्त की बाध्यता के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रपति फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन वक्त एक बड़ी खबर का